इन सबको वो चीफली कंसर्न्ड है। और फिर किसमें एज अ होल थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ये जो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम है ना, इसको तो आप दिमाग में बिठा लें। दैट इज द की पॉइंट ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, फिर वो कहता है कि ये जो है ना डिवाइड करता है ग्रोथ को डिफरेंट पीरियड ऑफ प्रोग्रेस। ये जो पीरियड्स ऑफ प्रोग्रेस होते हैं ना डिफरेंट, वो उस ग्रोथ को डिवाइड करता है। डिस्क्राइब देम इन इट्स ओन मैनर द वेरियस लिंग्विस्टिक चेंजेस। अब लिंग्विस्टिक चेंजेस क्या क्या होती हैं ओवर टाइम, अगर उसके अंदर कोई फोनोलॉजिकल चेंज हुई है, ग्रामेटिकल चेंज हुई है, या उसकी सेमेंटिक चेंज हुई है, तो हम वो सारी चीजें रीड आउट करते हैं। दैट हैव अकर्ड इन द पास्ट, जो कभी पास्ट में हुई हैं, आर रिकॉर्डेड इन इट, और वो उसमें रिकॉर्ड हो गई हैं। यानी कि हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं। जस्ट एज हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट, जैसे हिस्ट्री जो है स्टडी करती है पास्ट इवेंट्स को एंड हैपनिंग्स टू थ्रो लाइट ऑन प्रेजेंट सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, और वो थ्रो करती है लाइट के, हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं और आज के प्रेजेंट जो सोशल या पॉलिटिकल कंडीशंस होते हैं उसके साथ उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। सो लिंग्विस्टिक स्टडीज चेंजेस एंड अकरेंस इन लैंग्वेज इन द पास्ट सो एज टू थ्रो अ लाइट ऑन, और लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी करती है इन चेंजेस को और इन अकरेंसेस को इन लैंग्वेज इन द पास्ट, कि वो इसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं और अकाउंट फॉर इट्स प्रेजेंट स्टेट, या वो इसके ऊपर प्रेजेंट स्टेट में अकाउंट फॉर करते हैं। हिस्ट्री इज कंसर्न विद ह्यूमन बींग्स एंड सो इज लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। हिस्ट्री जो है वो कंसर्न है ह्यूमन बींग्स के साथ और उसकी लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स के साथ। जारी बात है इंसानों के साथ कंसर्न है, लेकिन इंसान अपना कल्चर किस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कैसे पता चलता है इनका कल्चर, जबान से, कम्युनिकेशन से। Thus linguistics and history are similar and thus become historical linguistics. इस वजह से linguistics और history दोनों similar हैं और वो historical linguistics कहलाते हैं। It also forms a typology. Typology किसे कहते हैं? Classification of language into different types. ये जो है एक टाइपोलॉजी क्रिएट करते हैं जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट टाइप्स भी कहते हैं। टू फाइंड आउट हाउ लैंग्वेजेस हैव डेवलप्ड, ये देखना कि कैसे लैंग्वेज डेवलप हुई हैं। 3 एरियाज ऑफ कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स आर ऑफ इंटरेस्ट, और 3 एरियाज हैं कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के ऑफ इंटरेस्ट: लैंग्वेज चेंजेस, लैंग्वेज बोरिंग्स, establish of language families. The purpose of historical linguistics has been summed by Saussure. Saussure की अभी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें इसमें क्या है, 3 एरियाज ऑफ कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स हैं ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें एक तो लैंग्वेज चेंज आ जाता है, दूसरा लैंग्वेज बोरिंग। लैंग्वेज चेंज अभी आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लैंग्वेज चेंज के ऊपर राइट नोट ऑन द लैंग्वेज चेंज भी आ जाता है, लिख लें अपने नोट्स के अंदर, ये चीज लिखें, आपको एंड पे जाके पढ़ाऊंगी। फिर लैंग्वेज बोरिंग, ये सारा सोशल लिंग्विस्टिक्स में आएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, लैंग्वेज बोरिंग भी हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे। फिर मैं वहां पे जाके आपको डिटेल्ड पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज लैंग्वेज बोरिंग। लाइक लैंग्वेज उधार ले लेना, बोरो करना क्या कहते हैं, किसी से कोई चीज ले लेना, बोरो कर लेना, ठीक है। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज, और लैंग्वेज फैमिलीज जैसे लैंग्वेज बोरिंग क्या है, आजकल हम उर्दू में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं, अभी भी देखे मैंने इंग्लिश वर्ड्स बोल दिया, ठीक है। इसी तरह पिज्जा जो है वो इटालियन वर्ड्स हैं, लेकिन हमने वो बोरो कर लिया, हमने भी भाई। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लैंग्वेज बोरो करते हैं, जैसे उर्दू को लश्करी जबान कहा जाता है, इसके अंदर बहुत से अरबी के हमने वर्ड्स बोरो किए हुए हैं, अरेबिक लैंग्वेज बोरो की हुई है, फिर हमने पर्शियन बोरो की हुई है। तो दीज आर द लैंग्वेज बोरिंग। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश के अंदर देखिए बहुत सारे इटालियन वर्ड्स हैं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ लैंग्वेज बोरिंग। फिर वो लैंग्वेज चेंज, वो मैं आपको इंशाल्लाह ये साथ साथ ये करते जाएंगे, ठीक है। ये 3 चीजें जो कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक जो है वो इसको देखती है। इंटरेस्ट क्या है 3 चीजों पे, लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज बोरिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंग्वेज फैमिली। अच्छा जी, अब साशोर क्या कहता है, अगेन एक और डेफिनेशन आ गई, घबराना नहीं। द पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल linguistics has been summed by Saussure. Describe and trace the history of observable languages. इसको बेटा 1-2 लिख लें। And finding their families. Number 1 describe करता है, Number 2 और trace करता है history of all observable languages. वो describe Number 1, इसको Number 1 ही रहने दें, वो describe करता है हिस्ट्री को, किसकी, ऑब्जर्वेबल लैंग्वेजेस की, ठीक है। Number 2
वो फाइंड करता है उसकी फैमिलीज को, लैंग्वेज फैमिलीज को फाइंड करता है। यहाँ पे पीछे देखा ना हमने, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंग्वेज फैमिली। और दूसरा लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज चेंज का होता है हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल लैंग्वेजेस में होता है। फिर वो कहता है, फिर वो क्या करती है, पहली बात ये कि वो डिस्क्राइब और ट्रेस करती है हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल लैंग्वेजेस को। नंबर 2 वो उनकी फैमिलीज को फाइंड करती है। नंबर 3 वो डिटरमाइन करती है फोर्सेज एट वर्क इन लैंग्वेजेस। ठीक है, वो जो उस वक्त फोर्सेज एट वर्क होती हैं लैंग्वेजेस उसको डिटरमाइन करती हैं एंड डिड्यूस करती हैं, एंड जनरल लॉस टू विच ऑल स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फेनोमेना कैन बी रिड्यूस लैंग्वेज यूनिवर्सल। और वो जनरल लॉज जो कि टू विच ऑल स्पेसिफिक हिस्टोरिकल फेनोमेना कैन बी रिड्यूस जो है उसको हम यूनिवर्सल लॉज वो उसको रिड्यूस करती है या उसको डिटरमाइन करती है फोर्सेज एट वर्क इन लैंग्वेजेस। और वो क्या करती है, डिड्यूस करती है और जनरल लॉस को भी डिटरमाइन करती है जिसमें तमाम हिस्टोरिकल फेनोमेना जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, यानी कि लैंग्वेज यूनिवर्सल्स। अच्छा, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लैंग्वेज चेंज। नंबर 1 यही पढ़ा था, बल्कि हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको नंबर 1 दे देते हैं। ठीक हो गया, लैंग्वेज चेंज को। नंबर 2 हम कहते हैं जनाब ये लैंग्वेज बोरिंग थी। और नंबर 3 कहते हैं हम ये कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट थी। ठीक है, पिछले उसमें लैंग्वेज चेंज की बात आ रही है। Change is the law of nature. Everything that exists on this earth, including human life and society, changes. Language changes because the society in which it is used. लैंग्वेज क्यों चेंज होती है, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो बोली जाती है सोसाइटी चेंज होती है, दौर बदलता है, हालात बदलते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है। which is used changes. Language is never static or stagnant. Language कभी भी static या stagnant नहीं होती. It is always in a state of flux which involves change. Change is inevitable in language, but language changes are frequent, gradual, and often abrupt. There are the cause of change. The individual as well as society play a part in language change. क्या होती हैं causes of language change? जो इंडिविजुअल है एज अ सोसाइटी प्ले जो है एक पार्ट प्ले करता है लैंग्वेज चेंज में। द स्पीच हैबिट ऑफ वन जनरेशन आर बेस्ड ऑन द those type of earlier one, and the change is likely to occur during the course of acquisition of these habits by others. The rise of new concepts and discover of new objects cause changes in the vocabulary. अब ये जो new concepts आते हैं, new objects जब discover होती हैं तो उसकी वजह से आपकी vocabulary के अंदर change आता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, साउंड ऑफ लैंग्वेज में चेंज आता है। जियोग्राफिकल कंडीशंस आल्सो अफेक्ट चेंज इन साउंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये जो जियोग्राफिकल कंडीशन है इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी जो है अफेक्ट करती हैं चेंजेस इन साउंड ऑफ लैंग्वेज में। लैंग्वेज चेंजेस बिकॉज न्यू कॉन्सेप्ट एंड डिस्कवरीज आर बॉर्न। ठीक है, लैंग्वेज क्यों चेंज होती है, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट और डिस्कवरीज बॉर्न होती हैं। आ ह्यूज माइग्रेशन टेक्स प्लेस and a prestige is required, so language is molded to suit new trends. And language changes because man is accustomed to least effort in speaking. अब जो है न्यू ट्रेंड्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज चेंज होती है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो एकस्टम होता है लीस्ट एफर्ट इन स्पीकिंग, हमें बोलना कम पड़े। आजकल हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या मुझे कोई स्टूडेंट अपना मसला बताता है कि मैम ये मसला है, मैं आगे लिखती हूँ NP, नो प्रॉब्लम। एक का हमें बोलना ना पड़े, एक हमें लिखना ना पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल को हम क्या लिखते हैं, IE। ठीक है, लीस्ट एफर्ट हो गई, समझ आ गई बात। तो क्योंकि अब वक्त कम है, अब टाइम नहीं है, तो मैं कभी एन को अस्सलाम वालेकुम को हम लिख देंगे AOA, ऐसे ही है। लॉट्स ऑफ लाफ्टर को क्या लिख देंगे, क्या लिखते हैं, LOL। व्हाट इज दिस? ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स के हम फिर इस तरह से करना शुरू हुए। फिर इसी तरह बहुत सारी जो है अब एसोसिएशंस बन गई हैं जिनके शॉर्ट नेम्स हैं। ठीक है, और जिसमें वो अक़वाम मुत्तहिदा का भी और बहुत सारे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके इसमें लैंग्वेज चेंज में आ रही हैं, जिनको हम कभी पूरा लिखते थे, पाकिस्तान का हम पाक भी कहते हैं। ठीक है, देयर आर यूजुअली 5 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन लैंग्वेज। अब जो है 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिकल और सिमेंटिक और लेक्सिकल, ये जनाब 5 टाइप्स हैं
जो कि हम लैंग्वेज चेंज के अंदर देखते हैं, जो कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है। फोनोलॉजिकल चेंज देखते हैं। वन ऑफ द मेजर साउंड चेंजेस, फोनोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ साउंड्स, चेंज ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज, ठीक है, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ साउंड्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको फोनीम्स के बारे में बताया था। तो साउंड चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज सो कॉल्ड ग्रेट वॉवल शिफ्ट, इसमें ग्रेट वॉवल शिफ्ट हुई। In Middle English spoken from 1100 to 1500, the word house was pronounced with the vowel sound of modern English word boot. पहले वर्ड हाउस को वर्ड बूट कहा जाता था, while boot was pronounced with the vowel sound of modern English boat. जबकि बूट को जो वॉवल साउंड ऑफ इंग्लिश बोट, यानी कि बूट को बोट पढ़ा जाता था और वर्ड हाउस को प्रोनाउंस किया जाता था विद द वॉवल साउंड ऑफ बूट, यानी कि हाउस को हुस कहा जाता था। वॉवल साउंड इसकी क्या है? ऊ साउंड है, और बूट को बोट पढ़ा जाता था, ठीक है। The change that affected the pronunciation of house also affect the vowels of mouse, louse, mouse. और ये जो change affect pronunciation of house जो है, जब ये अफेक्ट हुआ तो बाकी सारी वॉवल साउंड्स भी चेंज हो गई। जैसे माउस को मूस कभी पढ़ा जाता था, अब माउस पढ़ा जाता है। लूज पढ़ा जाता था तो लाउस हो गया। मूथ पढ़ा जाता था, माउथ हो गया, ठीक हो गया। दिस इलस्ट्रेट्स एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साउंड चेंज। तो ये जो है ये साउंड चेंज में एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल फिर हमने देखा। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल चेंज देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। मॉर्फोलॉजिकल चेंज में देखते हैं, एन ऑनगोइंग मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन इंग्लिश इज द लॉस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म, हु एंड एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्ट फॉर्म हुम, ठीक है। अब जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। लैंग्वेज जो वर्ड चेंज हम देखते हैं उसको हम मॉर्फोलॉजी के, वर्ड्स कैसे, वर्ड फॉर्मेशन जो है उसका हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक हो गया। साउंड्स को हम फोनोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स को कहते हैं, वर्ड्स कैसे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स कैसे होती है और किस तरीके से उसमें डिस्टिंक्शन होती है, वर्ड्स की सारी जो केमिस्ट्री है वो हम कहते हैं जनाब फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स को मॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, अब वो कहता है कि अब पीछे मैंने साउंड्स की आपको बताया कि जी वो वॉवल साउंड से उसका इस तरह से चेंज हुआ था। अब आपको वर्ड फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि इसमें चेंज कैसे हुआ। बेसिकली हम लैंग्वेज चेंज पढ़ रहे हैं ऑन द लेवल ऑफ फोनोलॉजिकल चेंज, देन लेवल ऑफ मॉर्फोलॉजी, देन लेवल ऑफ सिंटैक्टिक एंड देन सो ऑन। अब मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखते हैं कैसे हुआ था इन इंग्लिश। An ongoing morphological change in English is the loss of the distinction between the nominative or subjective form who, the accusative or object form whom. English speakers use both the who and whom form for the object of a sentence saying what, who did you see and whom did you see, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं बाद में अच्छा इसमें देखें कि ऑनगोइंग मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो है इंग्लिश में वो क्या है कि लॉस ऑफ डिस्टिंक्शन है बिटवीन द नॉमिनेटिव। नॉमिनेट किसे किया जाता है? जो नाम लिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है किसी को भी, सब्जेक्ट, उसका जो सब्जेक्ट होता है या फॉर्म होता है, हु एंड द एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्ट फॉर्म हुम, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, या तो हु और हुम। इंग्लिश स्पीकर जो है वो दोनों चीजें दोनों वर्ड्स यूज करते हैं, हु भी करते हैं, हुम भी करते हैं। जैसे both the who and whom forms for the object of a sentence saying who did you see, तुमने किसको देखा, या whom did you see, तुमने किसको देखा, दोनों यूज किए जाते हैं। The modern English word stone has only 3 additional forms. Stone की सिर्फ 3 additional forms है। The generative singular stone, s, ठीक है, generative singular यानी कि stone का, ठीक है, stones, 3 additional forms है stone की, stones, स्टोन का, द प्लूरल स्टोन्स अगर एस लगा दे, ठीक है, तो वो हम पत्थर, बहुत सारे पत्थर, एंड जनरेटिव प्लूरल स्टोन्स, और जनरेटिव प्लूरल स्टोन्स के, पत्थरों के, ठीक है। ये जो एंड पे ये जो साइन लगा हुआ है, मेरे जहन से इसका नेम निकल गया, क्या कहते हैं भाई इसको? कॉलन? नो, कॉलन नहीं होता, इसको क्या कहते हैं?
जिससे पोजेशन शो होती है, एपोस्ट्रोफ। ओके, पक्की बात है, मेरा नहीं ख्याल एपोस्ट्रोफ, कुछ और कहते हैं इसको। अच्छा चलिए देखते हैं इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से बिल्कुल इसका नाम निकल गया, कुछ और कहते हैं इसको। ऑल थ्री हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, इन ओल्ड इंग्लिश दे वर डिफरेंट। ओल्ड इंग्लिश में इनको डिफरेंट कहा जाता है, जैसे स्टोन को पहले स्टैंड कहा जाता था, स्टैंड, स्टेनास एंड स्टेना। ठीक है, अब वो जो पीछे आपने स्टोन पढ़ा है ना, उसको ओल्ड इंग्लिश में स्टैंड, स्टेनास, स्टेना, स्टेन, स्टेनास एंड स्टेना कहा जाता था respectively. In addition, after certain preposition as in understandum, understones, ठीक है, अंडरस्टैंडम का क्या मतलब था, स्टैंडम प्लूरल को कहा जाता था और उसको स्टोन्स पढ़ा जाता था। ये तो जनाब मॉर्फोलॉजिकल चेंज के बारे में, कि आज वही स्टेना स्टैंडम जो है वो स्टोन हो गया। ठीक हो गया, अच्छा हो गया ना, वो स्टेना स्टैंडम स्टैनो, ये अब कौन याद करे, तो अच्छा हम स्टोन्स ही पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो आसानी हो गई, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्टैना स्टैंडम याद करते थे। वक्त बदल जाता है, आदाब बदल जाते हैं, रेस्पेक्ट्स बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है, अल्फाज बदल जाते हैं। समझ आ गई? सिंटैक्टिक चेंज इन मॉडर्न इंग्लिश, द बेसिक वर्ड ऑर्डर इज सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर बेसिक वर्ड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर है, एज इन सेंटेंस आई नो जॉन। The only other possible word order in subject verb as in John I know but may I don't. अच्छा, सिंटैक्टिक चेंज क्या होगा, आपका ना ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, पहले क्या होता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, बेसिक वर्ड ऑर्डर इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले आता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। वो जो मैं उस दिन आपसे बात कर रही थी ना कि सब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर की ना, तो ये इंग्लिश का एक वर्ड ऑर्डर है कि उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एज इन सेंटेंस आई नो जॉन, आई इसमें सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और ऑब्जेक्ट जॉन है। द ओनली अदर पॉसिबल वर्ड और अदर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब इज एज इन जॉन आई नो। अब अगर दूसरा पॉसिबल वे है ऑर्डर, उसमें वो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब, एज इन जॉन आई नो बट मैरी आई डोंट, कि जॉन को तो मैं जानता हूँ बट मैरी को मैं नहीं जानता। ठीक है, ओल्ड इंग्लिश बाय कंट्रास्ट अलाउड ऑल पॉसिबल वर्ड ऑर्डर परम्यूटेशन। ओल्ड इंग्लिश में ऐसा नहीं था, वो तमाम वर्ड ऑर्डर जो है ना उसको अलाउ कर देता था, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इस तरह से भी लिखा जाता था, एज इन गिव हाई एन इन फीड सेकंड वर्ल्डन, लिटरेरी मीनिंग इफ दे एनी फील टू सीक विस्ट। सेमांटिक एंड लेक्सिकल चेंज, अब फाइनल हम देखते हैं कि इसमें सेमांटिक और लेक्सिकल चेंज क्या। In Middle English, the word nice usually have the meaning foolish and sometimes shy. Semantic और lexical change में देख लेते हैं कि क्या है, कि word जो है usually word nice usually had the meaning foolish, sometimes shy. Nice के अक्सर अगर आप थिसॉरस खोल के देखें, एक वर्ड के कितने मीनिंग्स आते हैं, 30, 100, thousands, ऐसे है। अब वो कहता है कि भाई ये जो वर्ड नाइस है उसके मीनिंग क्या है, फुलिश भी है, समटाइम्स शाय, बट नेवर द मॉडर्न मीनिंग प्लेजेंट। लेकिन अब मॉडर्न मीनिंग में इसका प्लेजेंट भी आ गया, ऐड हो गया। चेंज इन द मीनिंग ऑफ वर्ड इज द सेमेंटिक। अब ये जो वर्ड के मीनिंग्स के अंदर जो अब चेंजेस आ चुके हैं उसको हम कहते हैं ये सेमेंटिक्स, and can be viewed as a part of more general phenomena of lexical change or change in language vocabulary। और इससे क्या होता है, इट कैन बी व्यूड कि ये मोर जनरल फेनोमेना है लेक्सिकल चेंज का और चेंज इन लैंग्वेज वोकैबुलरी। उसके बाद देखें एंड पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनाब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स और मजीद इसके बारे में हम क्या देख लेते हैं। ठीक है, इसका कंक्लूड करने जा रहे हैं कि मोर ओवर इन कंक्लूजन वी कैन से दैट हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट लैंग्वेजेस। Historical linguistics studies the process of language change and genetic relationship between languages and how best to classify languages into groups using biological analogy and linguistic studies that language are genetically related and are called language family। और ये जो linguistic studies है जिसमें language जो है उनको generally relate किया जाता है उसको language family कहा जाता है।